हेलो एवरीवन, ये बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर 3 है। मे बी इसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन किया जाएगा। तो चलिए आइए देखा जाए कस्तूरी रंगन कमेटी के बारे में। अंडर प्रेशर फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर से प्रेशर था, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक हाई लेवल वर्किंग ग्रुप फॉर्म किया, जिसमें कस्तूरी रंगन जी थे। इनकी रिकमेंडेशंस को गदगिल कमेटी कहा गया। ठीक है, टू स्टडी द रिकमेंडेशन, गदगिल कमेटी की रिकमेंडेशन के लिए ये कमेटी का गठन किया गया, HLWG हाई लेवलिंग वर्किंग ग्रुप कमेटी अंडर डॉक्टर चेयरमैनशिप ऑफ के कस्तूरी रंगन। अब HLWG हैड डाइल्यूटेड मेनी रिकमेंडेशन जो आई थी, ये जो वेस्टर्न घाट की रिकमेंडेशंस आई थी गदगिल कमेटी वाली, तो उसको डाइल्यूट कर दिया टू सेटिस्फाई द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस माफिया, कि भाई माफिया के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने कई प्रोविजन हटा दिए। एंड HLWG हैज सजेस्टेड दैट 37% ऑफ द वेस्टर्न घाट शुड बी डिक्लेयर्ड एट ESA। तो इकोनॉमिकली या इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो होगा वो HLWG जो हाई लेवल वर्किंग ग्रुप कमेटी जो कस्तूरी रंगन की इन्होंने 37% कर दिया। जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया इसको 37% बता दिया। अब देखिए रिकमेंडेशंस क्या थी कस्तूरी रंगन की। बैन हो माइनिंग पे, क्वायरिंग पे, सैंड माइनिंग पे, कोई नया थर्मल प्रोजेक्ट ना आए, हाइड्रो पावर को अलाउ कर दिया जाए, न्यू पॉलिटिंग इंडस्ट्रीज़ पे बैन हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो या कोई भी आप बना रहे हैं घर मकान बिल्डिंग कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कर रहे हैं 20,000 स्क्वायर किलोमीटर वर अलाउड, तो अप टू 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, बट टाउनशिप्स वर टू बी बाइंड, टाउनशिप बैन कर दिया जाएगा। फॉरेस्ट डाइवर्जन कुड बी अलाउड विद एक्स्ट्रा सेफगार्ड, ये सारी चीज़ें कही गई थी। देखिए अक्टूबर 2018 में एक नोटिफिकेशन आया। ये नोटिफिकेशन क्या था अक्टूबर 2018 में, कि टू प्रोटेक्ट वेस्टर्न घाट, तो MOEF मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने 50,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया जो था वेस्टर्न घाट का स्प्रेड अलॉन्ग 6 स्टेट को नोटिफाई किया एज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। कितना? 57,000। और ये जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, इफ़ इट गेट्स फाइनल क्लियरेंस, तो अगर इसको फाइनल क्लियरेंस मिल गया तो कई एक्टिविटी बैन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या बंद हो जाएगा, जैसे यहाँ पे सच एज रेड कैटेगरी इंडस्ट्री बंद कर दी जाएगी, जो हाईएस्ट पॉल्यूटेंट 60 के ऊपर जिनका पॉइंट आता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाएगा, लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, क्वारिंग, ये सब सारी चीज़ें, सैंड माइनिंग बंद हो जाएगी। अच्छा देखिए, हाउ एवर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है और ऑरेंज कैटेगरी वाली इंडस्ट्रीज़ हैं जो 40 से ऊपर या 60 के बीच में आती हैं, ऑरेंज कैटेगरी वाली इंडस्ट्रीज़ या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड अदर एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़ विल बी अलाउड, बट ये सारी अलाउ कर दी जाएंगी। जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया, ऑरेंज कैटेगरी इंडस्ट्री हो गई। तो एंग्री एट रिपीटेड डिलेज, तो बार बार डिले होने की वजह से, इन फाइनलाइजिंग द इको सेंसिटिव जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या किया, 2022 की डेडलाइन रखी थी फॉर द MOEF। हाउएवर जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अभी तक कोई अप्रूवल नहीं मिला है टिल डेट। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मेन है। अब देखिए हिस्टोरिक सिटीजन मूवमेंट, देखिए सुंदरलाल सिटीजन मूवमेंट्स हुए हैं कुछ हिस्टोरिक, उसके बारे में देखते हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका चिपको मूवमेंट था, तेहरी डैम मूवमेंट था। अभी इनको 21 में 2000 देहांत हो गया। इन्होंने कहा जाता है डिफेंडर ऑफ द हिमालय और इन्वायरमेंटल गांधी कहा जाता है। किसका? सुंदरलाल बहुगुणा जो को इन्वायरमेंटल गांधी कहा जाता है। क्या? इन्वायरमेंटल गांधी। इन्होंने क्या किया था भाई साहब, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए, हिमालयाज़ के लिए, चिपको मूवमेंट के लिए इन द 1970s। फिर इंटो एंटी तहरी डैम मूवमेंट में थे 1980s में। और इकोलॉजी इज़ अ परमानेंट इकोनॉमी इन्होंने बोला था कि ही बिलीव दैट इकोलॉजी इज़ अ परमानेंट इकोनॉमी। किसने बोला था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। आइए आगे देखा जाए। चिपको मूवमेंट, चिपको मतलब टू हग, तो पेड़ से चिपक जाते थे लोग ताकि मत काटो। तो चिपको मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। चिपको मूवमेंट में क्या क्या है आइए देखा जाए। लगभग 3 मिनट का ही लेक्चर हुआ है अभी। तो चिपको मूवमेंट, चिपक जाते हैं लोग, ठीक है, पेड़ वेड़ से चिपक जाते हैं, भाई ठीक है हमें काटो मत। तो इसमें एक गांधीयन मेथड था सत्याग्रह का, एंड इसमें नॉन वायलेंट रेजिस्टेंट था थ्रू हगिंग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फॉलिंग, और कुछ नहीं इसमें। ये कहाँ हुआ था? द फर्स्ट रिकॉर्डेड इवेंट वॉज खिजरली विलेज, ये याद रखिए, खिजरली विलेज जोधपुर में 1730 में। और 363 विष्णु इज लेड बाई अमृता देवी सेक्रीफाइस दियर लाइफ वेल प्रोटेक्टिंग द खेजरी ट्री। तो किसको प्रोजेक्ट किया जाता है? जो स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान है, खेजरी ट्री को प्रोटेक्ट किया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ खेजरी ट्री आप मेंशन करिएगा। कंसिडर्ड सेक्रेड बाय द बिश्नोई कम्युनिटी, बिश्नोई कम्युनिटी जो है खेजरी ट्री को सेक्रेड मानता है। ठीक है, खेजरी ट्री। पहला चिपको मूवमेंट इंडिपेंडेंट इंडिया टुक प्लेस इन 1973। इंडिपेंडेंट इंडिया में 1973 में हुआ था, अपर अलकनंदा वैली में और गढ़वाल रीजन इन उत्तराखंड। तो इट हैपेंड इन अपर अलकनंदा वैली इन गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। बैक देन इट वाज यूपी। ठीक है, when the government had allotted inside forest territory to manufacturer। by the 1980s जो है मूवमेंट स्प्रेड हुआ थ्रू आउट द इंडिया, और जिससे पीपल सेंसिटिव फॉरेस्ट पॉलिसीज़ बनने लगी। ठीक है, और लोग जो हैं ओपन फिलिंग ऑफ ट्रीज को स्टॉप किया गया। ठीक है, फिर रोल ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे?
तो 5000 किलोमीटर ट्रैवल किए थे फ्रॉम फूट विलेज टू विलेज और सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। एंड ही मेड विथ इंदिरा गांधी से मिले और 15 ईयर्स बैन, इस वजह से मिलने की वजह से वो 15 ईयर बैन हो गया कटिंग ऑफ ट्रीज़ को इन 1980s। तो दैट वॉज सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। देन रोल ऑफ वुमेन इन द मूवमेंट, तो वुमेन नेम गौरा देवी थी। ठीक है, गौरा देवी सब PCS में बड़ा एग्जाम आता है क्वेश्चन PCS में। ठीक है, UP PCS स्पेशली। तो गौरा देवी थी, इन्होंने लोकल लॉगर्स को कहा कि भाई ये पेड़ वेड़ काट रहे हैं। रेनी विलेज की बात थी, तो यहाँ गौरा देवी हैं रेनी विलेज में। ठीक है, और इन्होंने रेनी विलेज में मोबिलाइज किया वुमेन को। ठीक है भाई, मना करो। एंड कन्फ्रंटेड एंड चैलेंज देम टू शूट हर इंस्टेड ऑफ कटिंग द ट्रीज। तो देयरफॉर द चिपको मूवमेंट इज एप्टली कॉल्ड वुमेन्स मूवमेंट। तो यहाँ हुआ कि शी मोबिलाइज मेनी अदर वुमेन्स, मोबिलाइज किया था रेनी विलेज में। एंड कन्फ्रंटेड एंड चैलेंज देम टू शूट हर इंस्टेड ऑफ कटिंग ट्रीज। भैया खुद को मार दो मुझे, पर गोली मत मतलब पेड़ मत काटो। तो ये वुमेन्स मूवमेंट कहा जाता है, मूवमेंट का रोल था। एपिको मूवमेंट, एपिको तो लोकल टर्म में, एपिको में कन्नड़ में एपिको को कहा जाता है हक करना। तो एपिको माने होता है हक करना। ठीक है, कन्नड़ में। ये भी इंस्पायर्ड हुआ था बाय मैसिव सक्सेस ऑफ द चिपको मूवमेंट इन द नॉर्थ इंडिया, और ये कर्नाटका में 1938 में हुआ। ठीक है, तो कब हुआ था ये? कर्नाटका में 1938 में। इट गिव बर्थ टू न्यू अवेयरनेस ऑल ओवर साउथ इंडिया। फिर देखिए एंटी तेहरी डैम प्रोटेस्ट था। तो एंटी तेहरी डैम प्रोटेस्ट था जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द प्रोटेस्ट, ताकि तेहरी डैम बन रहा था गढ़वाल रीजन में। ठीक है, और डैम से फ्लड आते थे, इसलिए जो हुआ था, इसलिए डैमेज टू डाउन स्ट्रीम पब्लिक लाइफ। भाई डैम बनने से डाउन स्ट्रीम जो नदी के नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे बहुत जो है, जब बह रही थी आगे की तरफ, अप स्ट्रीम हो गया, एक डाउन स्ट्रीम होता है, तो नीचे की तरफ जो है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पब्लिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही थी। फिर तेहरी डैम जो है ये क्या है, क्या अगर देखा जाए, तेहरी डैम इज़ द 2400 मेगावाट मल्टीपर्पज़ डैम। तेहरी डैम भगीरथी रिवर पे है जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा का। ठीक है, और इंडियाज़ टॉलेस्ट डैम है, हिमालयन सेस्मिक गैप में आता है। इट लाइज इन द हिमालयाज सेस्मिक गैप। ठीक है, याद रखिएगा। अब मेजर फॉल्ट जोन, ये फॉल्ट जोन है तो फॉल्टिंग हो सकती है इस जोन में। ठीक है, खिसक जाएगी, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक ये सब आ सकता है, तो ऐसे ही ये रिस्की है। अब देखिए नया टॉपिक है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आइए देखते हैं क्या इसमें। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, एक लीगली बाइंडिंग मल्टीलैटरल ट्रीटी है। तो इट्स अ लीगली बाइंडिंग मल्टीलैटरल ट्रीटी। ठीक है, CBD। और ये सिग्नेचर के लिए ओपन हुआ था जब 1992 में हमने पढ़ा UNFCCC का, मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, प्रीवियस लेक्चर, उसमें मैंने कहा है कि UNFCCC का जो मीटिंग हुई थी 1992 में, तो इट ओपन फॉर सिग्नेचर एट द अर्थ समिट इन 1992, और ये इन्फोर्स हुआ था 1993 में। ऑल UN मेंबर स्टेट्स जो इसके मेंबर हैं एक्सेप्ट द US हैव रेटिफाइड द TT। तो US को छोड़ के सब ने रेटिफाई किया है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। वाइल फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द कन्वेंशन हैज़ 3 मेजर गोल। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, पहले तो यही हो गया कि बायोडाइवर्सिटी को आप कंजर्व कर रहे हो। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, से सस्टेनेबली यूज़ करो, और फेयर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्स। जो भी जीन पूल है आपका, जो जीन पूल है या जीन्स हैं जो फ्लोरा और फोना के, तो उससे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको किसी पर्पज़ के लिए, तो उसका बेनिफिट का इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। ठीक है, बराबर में बटे। ठीक है, सब लोग को उसमें योगदान हो, सबका उसमें फ़ायदा हो। ठीक, आइए देखा जाए क्या है इसमें। पार्टीज़ टू द कन्वेंशन 196 और 195 कंट्रीज़ हैं, और यूरोपियन यूनियन है, ये सब जो हैं हैव एग्रीड टू द बाउंड बाय कन्वेंशन आर नोन एज पार्टीज़। तो भाई जो जुड़े हुए हैं उससे कन्वेंशन फॉलो करते हैं, तो ये सारी पार्टीज़ हो गए। ठीक है, कार्टेगिना प्रोटोकॉल क्या है? कार्टेगिना प्रोटोकॉल है बायोसेफ्टी पे। ठीक है, ऑन द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो कार्टेगिना प्रोटोकॉल क्या है? बायोसेफ्टी के ऊपर है, ऑन द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो 2000 में अडॉप्ट कर दिया गया था, और 2003 में ये इन्फोर्स्ड हुआ। तो कार्टेगिना, इसमें क्या है कि इसमें टोटल 173 पार्टीज़ है, और इंडिया ने भी रेटिफाई किया इसको, CBD को। ठीक, और साइंड इन कार्टेगिना कोलंबिया, तो कोलंबिया में साइन हुआ ये, और इंडिया ने भी रेटिफाई कर दिया इसे। 2003 में इंटर हुआ था, और कार्टेगिना कोलंबिया में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है? सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट और यूज़ ऑफ लिविंग, कोई भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मॉडिफाइड इसलिए कि लिविंग है, जेनेटिकली कुछ उसमें मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके उसके जीन में एडिटिंग कर दी। भाई जीन में कोई नया एडिटिंग कर दी, जीन की एडिटिंग कर दी, उसको कट कर दिया, कोई पार्ट ऐड कर दिया। ठीक है, ये सारी मॉडिफाई कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते GMOs। तो इनका जो सेफ हैंडलिंग हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, यूज़ हो गया, ये सारी चीज़ों को इसमें देखा जाता है। ठीक,
तो इन्हीं का ट्रांसफर ये सब सारी चीज़ें हैं। इट एड्रेसेस द डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ट्रांसफ़र बेनिफिट शेयरिंग एंड बायो सेफ्टी, ये सारे इशूज़ को देखता है। फिर आइए अब देखिए नगोया प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं। नगोया प्रोटोकॉल ऑन द एक्सेस ऑफ बेनिफिट एंड शेयरिंग। देखिए 10th COP10 2010 में क्या हुआ कि कन्वेंशन हुआ CBD पे नगोया में इन द जापान, ठीक है। और यहाँ नगोया प्रोटोकॉल अडॉप्ट कर दिया गया 2010 में नगोया प्रोटोकॉल। और ये सेकंड प्रोटोकॉल था सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द CBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड। ये नगोया प्रोटोकॉल सेकंड प्रोटोकॉल था और इन फोर्स में आया 2014 में। इट वॉज इन्फोर्स्ड इन 2014, 2010 में हालांकि बात हो चुकी थी ये सब। इसमें 137 पार्टीज़ हैं जिसमें हम इंडिया भी पार्टी है। तो इट इज़ एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है, और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन। अब आप जो जेनेटिक रिसोर्स आप एक्सेस हुआ है, ठीक है, और फेयर इक्विटेबल शेयरिंग है किसकी, जेनेटिक रिसोर्स के यूटिलाइजेशन की, ठीक। आइए अब थोड़ा सा ये हम देख रहे थे, तो यहाँ मतलब बहुत सा बच्चों को नहीं समझ में आता कि एक्सेस क्या है, जेनेटिक रिसोर्स, तो ये सारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इनके यूटिलाइजेशन से। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो अगर जेनेटिक अब एक एनिमल है, कोई भी एनिमल हो गया या प्लांट हो गया, तो ये सब क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अब इसमें जीन्स हो गए, इनके जीन्स, ठीक है, जेनेटिक रिसोर्स या DNA है इनका, ठीक है। तो इनका इंट्रिंसिक DNA है, जीन है, तो अब ये जीन का ही DNA का ही पार्ट है ये सब जीन। तो जेनेटिक रिसोर्स क्या है, क्यों इसलिए जेनेटिक रिसोर्स इसलिए कहा गया कि यही जीन है, दिस जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोटीन। अब ये प्रोटीन है या पॉलीपेप्टाइड, अ सिंगल प्रोटीन या मल्टीपल प्रोटीन्स बना सकता है। तो जो कोई एंड प्रोडक्ट बॉडी में बनता है, कोई भी एंजाइम बन रहा है या कोई भी ऐसा केमिकल रिलीज़ हो रहा है, तो ये सब जो है एग्जाम्पल ऑफ रिजल्ट ऑफ जीन। तो ये जीन है, तो इस जीन के ही फंक्शन की वजह से मान लो ये सब जीन है, तो इस जीन ये DNA का पार्ट है। अगर आप DNA देखोगे तो क्रोमोजोम अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से क्रोमोजोम दिखता है, ठीक है, एक स्टेज में ऐसे दिखता है, वरना ऐसे नॉर्मली ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे आपको क्रोमेटिन के फॉर्म में दिखेगा। तो इसका अगर आप एक हिस्सा कट कर लोगे, तो अगर आप इसका एक हिस्सा कट कर लोगे, ठीक है, तो मान लो यहाँ जीन दिखे, ये जीन है, ये सब जीन है, ठीक है। एंड दी जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यही क्रोमोजोम का एक पार्ट है ये, मान लो ये वाला पार्ट है ऐसे यहाँ पे, ठीक है। ये पैसे बाद में इंटेंगल हो जाता है, ये तो कंडेंस्ड फॉर्म है, ये कंडेंस्ड फॉर्म है, ठीक है, ये कंडेंस्ड फॉर्म है, ठीक है इसका। अब ये इसी का हिस्सा है, तो ये जीन जो है यही प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आप गया, कोई प्रोटीन हो गई, या आपको नॉर्मल भाषा में बायोलॉजिकल टर्म में नहीं, प्रोटीन हो गया, कोई एंजाइम, केमिकल, ये सारे केमिकल प्रोडक्ट्स जो रिएक्शन होता है बॉडी में, जो भी केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, आप एंजाइम्स यूज़ कर रहे हो, एंजाइम्स इसीलिए बनता है। तो सारा बॉडी का फंक्शंस जो है जीन ही कंट्रोल करता है, ठीक है। आपको आँख हो गई, अगर आई की आप बात कर लो तो आपको रॉड्स हैं, कौन सा है, तो रोडोप्सिन बनेगा आँख में, और कौन सा है, आयोडोप्सिन बनेगा, रोडोप्सिन बन रहा है, ठीक है, रॉड सेल से। ये सारी चीज़ें हैं। फिर यूकारियोटिक सेल्स हैं हमारी बॉडी के, ये हमारी एलिमेंट्री कैनल है बॉडी की, यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है म्यूकस, यहाँ बना हुआ है एलिमेंट्री कैनल। ये सब जो काम है अल्टीमेटली इस सेल्स की जीन्स करती है। आप स्टमक है आपका, अब स्टमक में एंजाइम्स निकल रहे हैं, पेप्सिन है या HCl निकल रहा है, ये कैसे, तो अल्टीमेटली ये जो सेल्स होती हैं पेट की सेल्स, इसी से इसके अंदर सेल्स के अंदर जीन होता है और यही जीन रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब बोन मैरो सेल्स हैं, उसमें बोन मैरो सेल से फिर या RBC और BC बना, तो ये सारा अल्टीमेटली कौन रेगुलेट करता है, इट्स द जीन। तो बस बहुत डिटेलिंग हो गई है, तो चलिए ये जीन इसीलिए कहा गया जेनेटिक रिसोर्स। अब ये जो केमिकल वेमिकल है क्या, ये केमिकल क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोडक्ट आ गया तो अब जेनेटिक रिसोर्स इसलिए कहा गया, ये कुछ भी हो सकता है, प्लांट से भी हो सकता है, ये प्लांट का भी जीन इसको कोड कर सकता है, एनिमल का भी जीन यूज़ हो सकता है। अब ये सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और इसका यूटिलाइज़ करके लोग पैसा कमाते हैं। इस एनिमल प्रोडक्ट्स आएगा जो इन जीनों से बना है, उसको यूटिलाइज़ करके फाइनेंशियल गेन करते हैं लोग, फाइनेंशियल गेन, ठीक है, या हेल्थ गेन होता है, या हेल्थ गेन। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल एक ये है कि जैसे एक दवा है, एक कंपाउंड है जो लेटेक्स ऑफ ट्री से निकला है, एक ट्री है, ठीक है, उसके लैटेक्स से एक कंपाउंड निकला है, इस लैटेक्स से कंपाउंड निकला है जिसका नाम है कैलोफाइलम लैंगेरम। अब ये कोई ये है कैलोफाइलम लैंगेरम। अब इससे ये है, ये ट्री है, इससे निकला एक केमिकल लैटेक्स, इसके लैटेक्स से एक केमिकल निकला और इस केमिकल का भाई साहब नाम है कैलानोलाइड ए। अब ये जो कैलानोलाइड ए है, ये ट्रीटमेंट ऑफ HIV में यूज़ आता है, ठीक है, HIV टाइप 1, ठीक। अब इसकी डिफिशियंसी में ये इसमें काम आ रहा है, तो अब इसका यूज़ करना, इस लैटेक्स ट्री का भाई सबको बेनिफिट है। तो यही तो कहा है इक्विटेबल शेयरिंग इस रिसोर्स का, इस जीन के रिसोर्स का, क्योंकि ये जो निकला है ये भी तो जीन कोई कोड कर रहा है ना, मल्टीपल जीन्स होंगे या एक जीन होगा, इस जीन से कैलोनोलाइड बना। अब इसी जेनेटिक रिसोर्स को यूटिलाइज़ किया जाए,
ठीक है, और सबको दिया जाए भाई, तब कि सब HIV को दूर करने में सबका फ़ायदा हो। तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो अब ये रिसोर्स हुआ कि नहीं, ये रिसोर्स हुआ कि नहीं, ये रिसोर्स हुआ, और इसको आप यूटिलाइज़ किया जाए, तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल देख लें कि मान लो आपने एक जीन सीक्वेंसिंग कर दी। अब इसमें मान लो आप वाइल्ड राइस की स्पीसीज़ बनाए। अब आपने राइस का ऐसी स्पीसीज़ आपने जीन सीक्वेंसिंग की, तो और राइस की ऐसी स्पीसीज़ बनी जीन सीक्वेंसिंग, मतलब जीन में फेरबदल कर दिया, जीन सीक्वेंसिंग, ठीक है, जीन में चेंजेस लाया, और उससे क्या हुआ, राइस की स्पीसीज़ बनी जो रेजिस्टेंट है टू डिजीज़। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट होता है राइस डिजीज़। अब ये डिजीज़ रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हो गई। अब तो ये राइस की वैरायटी सिर्फ आप ही कंज्यूम करोगे जो जिस देश में है, नहीं, और लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, तो इसका यही हुआ है कि इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स की बात यही है। ये सब जो रिसोर्सेज आपने हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है, इसका क्या हो, इक्विटेबल शेयरिंग हो ऑफ बेनिफिट्स, जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये भी जेनेटिक रिसोर्स है, इसका इक्विटेबल शेयरिंग हो, और ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है भाई साहब, कि मान लो ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री भी है। अब भैया इस कंट्री में जेनेटिक रिसोर्स की डाइवर्सिटी बहुत है। जैसे मेक्सिको है, मेक्सिको में डाइवर्सिटी इज़ मोर, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी प्लांट्स और इसकी बहुत ज़्यादा है। तो अब ये जो एक कंट्री यहाँ जाएगी, तो ये इसका प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ेगा। तो क्या लेना पड़ेगा, इसका कंसर्न, इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसको कहा जाता है फॉरेन कंट्री कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स को यूटिलाइज़ करना है, तो इसके जेनेटिक रिसोर्स को यूटिलाइज़ करना है, यहाँ जेनेटिक रिसोर्स है और इसको यूटिलाइज़ करना है, तो प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट लेना पड़ेगा ना, एक प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि भाई हम आपके जेनेटिकली रिसोर्स को यूटिलाइज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, और इसमें ये इसको परमिशन देगा, तभी जो है मामला आगे बढ़ सकता है, ठीक है, और उनको नेगोशिएट करेंगे आपस में। और ये जो कंट्री है बी, इस बी कंट्री को चाहिए कि भाई लेस रिस्ट्रिक्शन लगाए, ठीक है, ताकि ये सबके काम आ सके, जो भी इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी है। अब भाई आपने नेगोशिएट कर लो कि आपके टर्म्स क्या हैं, ताकि इस साउंड यूज़ हो सके रिसोर्स का, तो इस जेनेटिक रिसोर्स का साउंड यूज़ हो सके, ठीक है, प्रॉपर यूज़ हो सके, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है, ठीक है। तो कन्वेंशन यही कहता है, कोई भी आप प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी आप रिसोर्स जहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा है, कोई यूनिवर्सिटी गई, प्राइवेट कंपनी गई, तो किसी भी पर्पज़ के लिए, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, किसी भी पर्पज़ के लिए जा रही, तो आप उसको पहला तो इन्फॉर्म कंसेंट लेना पड़ेगा इस रिसोर्स कंट्री का जहाँ पे रिसोर्स है, और इस वाले कंट्री को जो ए है, जिसके पास मान लो इसके पास टेक्निक्स है, इसकी ए के पास लैब है, ए के पास टेक्नोलॉजी है, पर बी के पास ये सब नहीं है, तो भाई पहले तो इंसान कंसेंट लेगा और इसके जेनेटिक रिसोर्स को यूज़ करके शेयर अवेयर भी करेगा, ठीक है। तो शेयर भी करना कि भाई आप इसका रिसोर्स यूज़ किए तो इससे शेयर अवेयर भी करो। अब इसमें बेनिफिट जो जेनेटिक रिसोर्स लिया जाता है वो क्या है कि जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ तो उससे कोई भी आउटपुट आ सकता है, ठीक है। तो मॉनिटरी बेनिफिट के लिए लोग करते हैं, इसके लिए ज़्यादातर कमर्शियलाइजेशन के लिए करते हैं, ठीक है, रिसर्च एक्टिविटी की जाती है, ठीक है, तो उसका भी बेनिफिट शेयर करना, ये सब सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। ये सारा देखिए बहुत डिटेलिंग है, समझ में आ गया होगा आपको, ये सब इतना है। तो आइए आगे देखा जाए, देखें कितना हो गया। हाँ चलिए, अभी तो बहुत है हमारे पास, 30 मिनट है। अब इंटरनेशनल ट्रीटी है ऑन दिस इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट, जिसको कहा जाता है एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, PGFRA। इसके बारे में भी आइए देखा जाए। PGFRA क्या है कि इसको कहा जाता है इंटरनेशनल सीड ट्रीटी कहा जाता है PGFRA को, और ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इन हार्मनी विद द CBD। इस एम्स एट गारंटिंग फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है टू कंजर्वेशन, एक्सचेंज एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वर्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। तो प्लांट का जो जेनेटिक रिसोर्स है, जो जीन है, जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, तो फूड और एग्रीकल्चर के लिए इसको कंजर्व करना, एक्सचेंज करना, या इक्विटेबल फेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। और इक्विटेबल क्या हो, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, जो हमने अभी देखा है ऊपर वाले में। तो ये PGFRA, ये इंटरनेशनल ट्रीटी प्लांट, तो नगोया के में भी अंडर आ गया। तो नगोया प्रोटोकॉल है एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है, कोई प्लांट का भी है, एनिमल का हो, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। इसी तरह फूड एंड एग्रीकल्चर वाले में भी एक स्पेशल ये आ गया अलग से कि इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स हो, किससे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से। अच्छा देखो यहाँ लिखा है टर्म समटाइम इन यूज़, कार्टेगना, नागोया, क्योटो, नेक्स्ट वन, ये सब क्योटो से रिलेटेड था। सर्टिफाइड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और ये सब क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। तो ये 3 वाला सिर्फ सही है यार, ये C वाला, ठीक है। आइए आगे देखा जाए। हाँ तो यहाँ पे 3 सही है आंसर, क्योंकि देखो ये कार्टेगेना प्रोटोकॉल जो ये कोलंबिया में हुआ था, ठीक है, नागोया हो गया जापान में, ठीक है।
तो ये सब तो वो दूसरी चीज़ हो गई, ये है मेन, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड इट इज़ रिलेटेड विद, ठीक है। और यहाँ पे इक्विटेबल शेयरिंग आ गया नागोया वाले में, जेनेटिक रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो गया, और ट्रांसफर और हैंडलिंग ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का हैंडलिंग, ट्रांसफर से कार्टेगेना प्रोटोकॉल हो गया। तो ये चीज़ें अलग अलग हो गई दोनों। ये 2003 में कार्टेगेना हुआ था, अगर ये है तो 2003 में हुआ था, और नगोया वाला में भी 2013-14 क्या था, 2010 में था, और 14 में ये इन्फोर्स हो गया था नगोया वाला। तो ये वाली चीज़ें हैं ये क्वेश्चन में। आइए आगे देखा जाए। आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट, बस देखो यही है। एट CBD क्या है, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, COP12 2014 की ये बात है। पार्टी ने, जो भी पार्टीज़ हैं, ठीक है, दे डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान डिस्कस किया गया। तो एट कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी COP12, तो ये आप याद रखिएगा कि ये COP12 तक की बात है, COP12, जिसमें पार्टीज़ दे डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान, एक इम्प्लीमेंटेशन क्या डिस्कस किया था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए एक प्लान बनाया जाए, ठीक है, कि कैसे कंजर्व। प्लान बनाना मतलब नॉर्मल चीज़ है यार, देखो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना, स्ट्रेटेजी से किया बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ही होगा 2011-12, जिसको ऐची बायोडाइवर्सिटी टारगेट कहा गया। और ये टारगेट कब तक पूरा करना है, 2020 तक आपको पूरा करना है। और ये COP12 2014 में हुआ था, तो इसीलिए नाम पड़ गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 12 में हुआ था, ठीक। COP12 था ये 2014 में। इसका क्या एड्रेस करना था भाई, बायोडाइवर्सिटी लॉस से बचाना, इसका सस्टेनेबल यूज़ करना, ठीक है, स्पीसीज जेनेटिक डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को सेफगार्ड करना, इसको बेनिफिट जो होते हैं बायोडाइवर्सिटी से उसको बढ़ाना, और लोगों में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट हो, लोग पार्टिसिपेट करें। तो ठीक, मैनेजमेंट में सब लोगों का है या कॉमन पीपल का भी वो रोल हो। तो नन ऑफ द 20 ऐची बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो हुआ था नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू, अभी तक कोई भी 20 में से तो जो ऐची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं कोई अचीव ही नहीं हुआ है ज़्यादातर, ठीक है। ये CBD की ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट है। तो कौन सी आउटलुक रिपोर्ट है, CBD की है, ठीक है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट CBD की। इसके मुताबिक कोई मीट ही नहीं हुआ है जो ऐची बायोडाइवर्सिटी टारगेट थे। अब देखिए शर्म एल शेख इजिप्ट है, यहाँ न्यू डील फॉर नेचर क्या हुआ यहाँ पे, COP14 जो 2000 CBD का है, जो अडॉप्ट हुआ था शर्म एल शेख सिटी जो है इजिप्ट में, शर्म एल सिटी इजिप्ट में और शेख में, इट फोकसेज ऑन इंटीग्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी इनटू लेजिस्लेटिव और पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो बायोडाइवर्सिटी को लिंक करो भाई कैसे, ठीक है, लेजिस्लेटिव और ऐसा भाई बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने के लिए आप लेजिस्लेटिव यूज़ करो भाई, लॉज बनाओ, पॉलिसीज़ बनाओ कैसे प्रोटेक्ट होना, बस यही कहा है। इट एम्स टू डेवलप पोस्ट 2020 बायोलॉजी, इट एम्स टू डेवलप पोस्ट, सॉरी मेरी थोड़ी ज़बान टंग स्लिप हो रही, इट एम्स टू डेवलप पोस्ट 2020 ग्लोबल डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। कहा गया भाई पोस्ट 2020, ठीक है, इसके बाद ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाओ, क्योंकि आप तो फेल कर गए हो, जो 2 ऐची बायोडाइवर्सिटी टारगेट था जो 2020 तक पूरा करना था वो आप फेल कर गए, तो आपको 2020 के बाद नया फ्रेमवर्क बनाना है, क्योंकि आपका ये फेल हो गया टारगेट। अब ये 2050 तक का विज़न रखा गया इसमें, और न्यू डील होगा फॉर नेचर, तो इसको कहा जाता है न्यू डील फॉर नेचर, ठीक। स्टेक होल्डर्स को पार्टिसिपेट कराया जाए और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कराया जाए। अब आगे आइए देखिए, यहाँ पे आ गया है अब COP15 ऑफ द UN-CBD। अभी देखिए COP15 क्या है, UN-CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। COP15 जो हुआ था CBD का, ये 10th मीटिंग था ऑफ द कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी एंड द 4th मीटिंग ऑफ नागोया प्रोटोकॉल ऑन बेनिफिट शेयरिंग। तो जो बेनिफिट शेयरिंग है नागोया प्रोटोकॉल, इसकी ये 4थी मीटिंग थी, और बायो सेफ्टी के लिए कार्टेगेना की 10वीं मीटिंग थी। COP15 में हुआ क्या, CBD COP15 वॉज इनिशियली, इसको कुनमिंग होना था चाइना में, पर ये हो नहीं पाया, कोरोना शायद में भी चल रहा था उस वक्त। तो अब ये क्या हो गया, ये मूव हो गया 2022 में हुआ और मॉन्ट्रियल में हुआ। चाइना और कनाडा इसको होस्टेड। तो देखिए COP15 जो है इसमें कुनमिंग क्या अडॉप्ट किया गया, COP15 में अडॉप्ट किया भाई साहब, अडॉप्टेड द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो CBD COP15 में अडॉप्ट हुआ कनमिंग या कुनमिंग जो भी नाम हो, मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बाद कुनमिंग COP15 के अंतर्गत कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया, और जिसमें 4 ग्लोबल गोल्स रखे गए 2050 तक, एज वेल एज 23 ग्लोबल टारगेट थे 2020 तक 30 तक कंप्लीट। तो 4 देखिए ग्लोबल गोल्स थे जो 2050 तक कंप्लीट करने थे, और कुछ ग्लोबल टारगेट्स थे।
टारगेट्स थे 2030 तक कंप्लीट के लिए, छोटे छोटे टारगेट थे, फिर गोल बनाया गया था जो 2050 तक गोल पूरा करना है। एक नया ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड भी स्थापित किया गया, ठीक है, अंडर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के अंदर एक फंड स्टार्ट किया गया और इस फंड का नाम था ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, ठीक है। और इसमें इट टारगेट्स एटलीस्ट $200 बिलियन एनुअली। तो एनुअली 2030 तक जो है कम से कम $200 बिलियन तो ये सब चीज़ों में खर्च होगी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे। और काटेंगे ना इस पे क्या नाम है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के सेफ हैंडलिंग पे, ठीक है, बायो सेफ्टी जिसे कहा जाता है, और नगोया प्रोटोकॉल पे जिसे बेनिफिट शेयरिंग हो। ये सब सारी चीज़ें जो हैं प्रोटोकॉल में अंदर आ जाती हैं। तो ऐसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट पूरा करना है। देखो यहाँ पे कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस को एड्रेस करना है आपको, उसको कम करना है, सस्टेनेबल यूज़ करना है, ये इकोसिस्टम को, स्पीसीज़ को, जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, और बेनिफिट्स को बढ़ाना है टू ऑल फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी से जो भी बेनिफिट मिल रहा है, या इकोसिस्टम जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो आपको रिसोर्स दे रही है, उसको एनहांस करना है, बट एफिशिएंट वे में और सस्टेनेबल वे में, ये सारा काम करना है, ठीक है। और ये सब बनाया गया, इसके लिए फंड वंड देखिए, पैसा वैसा दिया गया, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है। तो 2030 तक इसमें पैसा चाहिए होगा। तो ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड क्या पैसा मिल रहा है, नाम बस देखो याद रख लो, थोड़ा टफ होता है, बाकी क्या है, पैसा ही तो है। ये फ्रेमवर्क फंड है। फ्रेमवर्क क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए, उसको रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए जो फ्रेमवर्क बनाया जाएगा उसी के लिए फंड है, और ये GEF के अंदर आ जाएगा, ठीक है, बस और कुछ नहीं। इंडियाज़ डिमांड, हमारी क्या डिमांड थी COP15 में, आइए देख लीजिए। इंडिया कॉल्ड फॉर एन अर्जेंट नीड टू क्रिएट अ न्यू डेडिकेटेड फंड टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज़। भैया हम लोग डेवलपिंग कंट्री, हमारे लिए भी कुछ पैसा ऐसा दो। सो फॉर द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी विच कैटर्स टू मल्टीपल कन्वेंशन इंक्लूड द UNFCCC एंड UNCCD रिमेन्स द ओनली फंडिंग सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब भैया जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है वो और भी कन्वेंशंस जो विच कैटर्स टू मल्टीपल कन्वेंशन, UNFCCC के काम देखती है, UNCCD का, भाई यही एक फंडिंग सोर्स हो जाती है GEF, भाई पैसा वैसा देने के लिए, तो एक ही पे बर्डन आ गया। तो इंडिया ऑल्सो सेड दैट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। तो इंडिया ने जैसे CBDR मैकेनिज्म था भाई कि कौन ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए कौन ज़्यादा जिम्मेदार है, उसमें अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि जो एमिटर ज़्यादा है उसको पॉल्यूटर्स पेज द मोस्ट, तो पॉल्यूटर ज़्यादा पे करेगा जो हिस्टोरिकल पॉल्यूटर है। तो इंडिया ऑल्सो सेड दैट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। इसमें कैपेबिलिटी भी देखा जाए तो एक टर्म आ गया, इसमें एक लाइन, एक शब्द आ गया, रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी भी देखा जाए। एज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स नेचर, तो क्लाइमेट चेंज क्योंकि नेचर को इम्पैक्ट कर रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी सबको नहीं बराबर बराबर का हो, जो ज़्यादा पॉल्यूट किया है उसको ज़्यादा रोल प्ले करना चाहिए। ये इंडिया ने बहुत अच्छा हम लोगों ने पॉइंट रखा गया। अब देखिए 2020 के बाद क्या हुआ, पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की बात किया जाए 2020 के बाद। देखिए 5-6 मिनट है, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और कितना बचा हुआ है इसमें, अदर इंटरनेशनल एफर्ट के बाद देखिए अदर इंटरनेशनल एफर्ट है, ये हम लोग किया जाएगा, बस ये ख़त्म है। तो मे भी 15-20 मिनट और लग जाएंगे, नहीं अदर इंटरनेशनल एफर्ट 20-25 मिनट दे के एक और लेक्चर लेके ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। ये इसमें यहाँ एंड करते हैं। देखो तो देखिए यहाँ पे पोस्ट 2020 के बाद कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाए, क्या हुआ ये देखिए आप। 4 ग्लोबल गोल थे 2050 तक मीट करने के लिए नए वाले में। इसमें एक्सटिंक्शन रेट को कम करना है कि भाई जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है उसको कम, रिस्क ऑफ ऑल स्पीसीज 10 फोल्ड, तो क्या करना है 10 गुना जो है रिड्यूस करना है एक्सटिंक्शन रेट को, और जो रिस्क है सारी स्पीसीज को एक्सटिंक्शन के लिए वो 10 गुना भाई कम किया जाए। बायोडाइवर्सिटी सस्टेनेबल यूज़ किया जाए इसका, ये सब सारी फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट, ये अभी हमने देख ही लिया है। फाइनेंस और पैसा, भैया हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है भाई। रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज़ करोगे, टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए होगा, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, काम करने वालों को पैसा देने के लिए, सब सारी चीज़ें के लिए पैसा चाहिए, तो फाइनेंस तो आ ही जाता है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कौन था, COP15 था इसका, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, याद कर लीजिए, ठीक है। फ्रेमवर्क प्रोग्रेसली क्लोजिंग, ठीक है। अब ये जो है ये सारी चीज़ें हो गई। ग्लोबल टारगेट बाई 2030 देख लीजिए, नॉर्मली है द टारगेट्स आर डिवाइडेड 3 ब्रॉड कैटेगरीज में, जो 23 ग्लोबल टारगेट थे 2030 के लिए, ठीक है। कितने टारगेट है, 23 ग्लोबल टारगेट है 2030 के लिए। देखिए ये बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, तो जो टारगेट है ग्लोबल टारगेट 2030 के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।